किया, बट फिर भी सर जो होने को मंजूर होता है वो तो होता ही है जी। और धीरे धीरे आज जो मेरा शरीर आपके सामने है ये ऐसा हो गया था। एक टाइम बाद डॉक्टर्स ने भी ये बोला था कि भाई अब दवाइयाँ चलेंगी सारी उम्र और दर्द जो है उसी के साथ ही मतलब जीवन आगे चलेगा इसका। मुझे जैसे सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ तो 5 और फिर रात को मैं 10 बजे सोता हूँ, तो सर लगभग 10 घंटे तो मैं अपने लिए निकालता था। 10 से 12 घंटे में पढ़ता था सर। भगवत गीता रही। अच्छा। मैंने भगवत गीता को सर मुझे संस्कृत तो खैर उतनी अभी भी नहीं आती है, लेकिन मैंने भगवत गीता की जो संस्कृत है और जो उसके सरलार्थ हैं उन व्याख्याओं को पढ़ा है। उसमें सर जीवन के बहुत सारे सूत्र हैं जो एक समस्या थी, लेकिन मेरा छोटा भाई सर नारनौल सीएल पब्लिक स्कूल में जाता था, तो उसी के साथ फिर सीएल स्कूल में एमडी सर से बात करके और वहाँ पे मेरे को एडमिशन दिलाया। एमडी सर ने हेल्प किया, मेरी कोई फ़ीस वगैरह भी उन्होंने नहीं ली और जो कंडक्टर बस ड्राइवर कंडक्टर होते हैं उनको जिम्मेदारी दी कि आप इनको घर से लेके जाएंगे और लाएंगे। तो नहीं देखा कि ये चल नहीं पाते हैं और ये भी नहीं देखा कि किसी भी छोटी सी दूरी तय करने के लिए इनको इनकी माँ की ज़रूरत होती है। इनकी माँ इनको गोद में उठा कर लेकर जाती है, तब ये कहीं पर आ जा पाते हैं। इन सभी समस्याओं के बावजूद नितेश कुमार जी ने स्कूलिंग की, अपने गांव से भी स्कूलिंग की, उसके बाद नारनौल शहर से भी स्कूलिंग की और फिर कॉलेज की पढ़ाई भी करी और उसके पश्चात यूपीएससी भी इन्होंने अभी क्वालिफाई कर लिया है। एक बड़ा परिणाम हम इसे कहेंगे क्योंकि इस तरह की विषम परिस्थितियां हर किसी शख्स के साथ नहीं होती हैं। तो साथियों, इनसे विशेष तौर पर बातचीत आज करेंगे और इनसे इनके सफलता के सूत्र जानेंगे कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में इन्होंने कैसे सब कुछ मैनेज किया। खास तौर पर ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये युवा साथियों के लिए है, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कह सकते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रकार का, जैसे सीजीएल हो गया या फिर एसएससी सीजीएल या फिर नीट या आईआईटी, कुछ भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद परिणाम आते हैं, तो उन सभी के लिए ये इंटरव्यू है। मैं चाहूँगा कि आप स्वयं जो है देखें ही, लेकिन इसको दूसरों के साथ साझा भी करें और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर इस इंटरव्यू को देखें। चलिए बातचीत शुरू करते हैं नितेश कुमार जी से। नितेश जी, स्वागत आपका अपने। थैंक यू सर। जी, तो एक बार हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी बताएं कि जैसे आपका जन्म कब हुआ, फिर उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां आपके समक्ष रही। जी सर। सर मेरा जन्म यहाँ गांव खटोटी कलां का ही है। जी। सर मैं अपने जन्म के 2-3 साल बाद ही, मैं पहले स्वस्थ था और आराम से बच्चों की तरह चलता फिरता था, लेकिन समय के साथ पता नहीं क्या हुआ, ताऊ जी वगैरह बताते हैं कि मैं ऐसे चलते चलते गिरने लग गया था सर। जी। और धीरे धीरे करके पापा ने प्रयास भी बहुत किया, उस समय दिखाया। परिवार उतना समृद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स हो सकते थे वो लगाए। ताऊ जी ने भी उनके साथ में प्रयास किया, बट फिर भी सर जो होने को मंजूर होता है वो तो होता ही है। जी। और धीरे धीरे आज जो मेरा शरीर आपके सामने है ये ऐसा हो गया था। एक टाइम बाद डॉक्टर्स ने भी ये बोला था कि भाई अब दवाइयाँ चलेंगी सारी उम्र और दर्द जो है उसी के साथ ही मतलब जीवन आगे चलेगा इसका। मुझे उस समय सर कुछ अर्थराइटिस बता रहे थे, कुछ डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ें बता रहे थे, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था सर, क्योंकि कुछ देव योग भी होता है तो वही था। फिर सर यहाँ गांव से किसी ने बताया, उनकी आस्था थी कि एक शिव जी का मंदिर है सजाड़ा धाम, बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज का। तो सर वो वहाँ पे मुझे अपने साथ लेके गए प्रेरणा दे करके, क्योंकि सर जब तकलीफ़ होती है तो माँ बाप कहीं भी जाने को तैयार होते हैं। सर वो वहाँ पे जाने के बाद से और आज का ये समय है, उसी के बाद से मैं पढ़ने लगा हूँ। मेरे शरीर में अब कोई वैसा दर्द नहीं है और मैं अभी वो कोई दवाइयाँ नहीं लेता हूँ जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और आपका शरीर ऐसा है ये वो। तो सर अब बचाव है। अब बचाव है और अभी मुझे कोई दर्द नहीं है सर। फिर आपने जैसे पढ़ाई की शुरुआत की, कब और कैसे की? सर मैं क्योंकि दर्द में रहता था तो मम्मी पापा ने एक समय तक बोला था कि भाई जब बच्चा दर्द में है तो कैसे इसको पढ़ा सकते हैं। तो मैं लगभग सर
12-13 साल के आसपास तक मैं स्कूल नहीं गया था, लेकिन मेरा क्योंकि रुचि सर ज़रूर था, क्योंकि हमारे यहाँ पे अखबार आता था और पापा के पास में एक छोटी परचूने की दुकान थी, तो मैं थोड़ा अखबार से लोगों से पूछ लेता था कि बाबा ये क्या लिखा है, तो वो बता देते थे कि ये ऐसे, ये कै लिखा है, ये खै लिखा है। तो वहाँ से सर धीरे धीरे मैं ऐसे बनाकर पढ़ने लग गया था। जी। फिर 2011 में शायद सर उस समय जनगणना चल रही थी, तो हमारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं सुमेर सर और वीरेंद्र सर, तो सर वो जनगणना के लिए आए हुए थे। उन्होंने पापा को, ताऊ जी को, इन सबको मोटिवेट किया कि आप बच्चे को एटलीस्ट पढ़ाइए। जी। दर्द है हम समझते हैं, लेकिन आप एडमिशन तो एक बार करवा दीजिए। तो सर फिर उन्होंने मेरे को प्राइमरी में और ऐसे थोड़ा एज के हिसाब से एडजस्ट करके और जल्दी जल्दी सर करवाया था। फिर सर मैं प्रॉपर 6th या 7th क्लास से वहाँ पे जाने लगा था सर। ओके। हाँ, 6th में मेरा एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय स्कूल में मैं उतना नहीं गया था, तो उन्होंने घर पे मेरे को थोड़ा पढ़ने के लिए किताबें दे दी थी, तो मैं पढ़ता था। और फिर 7th में प्रॉपर स्कूल जाने लग गया था। तो मेरी 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो अपने यहीं पे गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई है। और सर उसके बाद में मेरे को क्योंकि अब स्कूल चेंज करना था, तो वो एक समस्या थी। लेकिन मेरा छोटा भाई सर नारनौल सीएल पब्लिक स्कूल में जाता था, तो उसी के साथ फिर सीएल स्कूल में एमडी सर से बात करके और वहाँ पे मेरे को एडमिशन दिलाया। एमडी सर ने हेल्प किया, मेरी कोई फ़ीस वगैरह भी उन्होंने नहीं ली। और जो कंडक्टर, बस ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी कि आप इनको घर से लेके जाएंगे और लाएंगे। तो सर यहाँ पर भी ऐसे जाते थे आप स्कूल में? यहाँ पे मम्मी छोड़ के आती थी और ले आती थी, कभी कभार पापा या ताऊ जी जो भी अवेलेबल होते थे। सीएल में कैसा कोऑपरेशन मिला आपको? सर सीएल स्कूल का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उसके बाद भी सर मेरे से कोई फ़ीस नहीं ली। और सर ने ये देखा, एमडी सर ने, कि भाई जब बच्चे की पढ़ने में रुचि है तो चलिए हम भी इसको मतलब इसकी रुचि को बरकरार रखते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। तो सर वहाँ कोई मेरा फीस नहीं था। उन्होंने बल्कि मेरे को तो स्टाफ भी अवेलेबल करवाया था कि बच्चे को लाना ले जाना सब वो अपने आधार पे करते थे सर। जी जी। वहाँ पर फिर कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? सर 12th तक मैंने वहीं पे किया है। अच्छा 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 जी। उसके बाद फिर आप कॉलेज गए? जी सर। तो कॉलेज कहाँ गए आप? सर इसके बाद में मैं गवर्नमेंट कॉलेज कृष्ण नगर एडमिशन लिया था। जी। क्योंकि वहाँ पे अध्यापक जानकार थे, क्योंकि जो पीटीआई सर अभी आप बात कर रहे थे, करण सिंह जी, तो उनके जो सुपुत्र हैं वो अजय कुमार सर जी, वो वहाँ पे सर प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्चे का एडमिशन आप यहाँ करा दीजिए, कॉलेज में आने की कोई ज़रूरत है नहीं, जब पेपर होंगे तो आप ले आइएगा। तो सर मैं घर से पढ़ता था और फिर पेपर दे के आता था कॉलेज में। सेम सर ऐसे ही फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जो पीजी कॉलेज है नारनौल, वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमए हिंदी विषय से सर। जी, आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। जी थैंक यू सर। अच्छा, तो आपका जैसे यूपीएससी में क्या सब्जेक्ट रहा ऑप्शनल, और किस लैंग्वेज में आपने किया? सर मेरा एग्ज़ाम का माध्यम हिंदी रहा है जी। और सर मेरा ऑप्शनल भी हिंदी विषय ही रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपकी स्टोरी रही, हालांकि इसमें हम बाकी फिर बातें करेंगे, लेकिन एक बार हम एस्पिरेंट्स के लिए आ जाते हैं कि जब आप पढ़ते थे, पढ़ने से भी पहले चलते हैं, कब सोचा कि यूपीएससी करना है? क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो चल ही रही थी, कोई बात नहीं, यूपीएससी करना है, ये कब सोचा? सर जब मैं वहाँ पे 11वीं क्लास में था, तो थोड़ा सा क्योंकि घर में भी ये बातें शुरू हो जाती हैं कि अब बच्चा 11वीं क्लास में हो रहा है तो आगे करियर भी बनाना है। तो सर मेरे सामने समस्याएं थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता था। जी। तो मेरा जो एक इंट्यूशन होता है ना पढ़ने का, वो लॉ के लिए हो रहा था कि मैं लॉ करूँगा। ओके। बट सर क्योंकि उसके लिए बाहर जाना पड़ता, और उस समय 2018 के आसपास उतना ऑनलाइन कुछ था नहीं ज़्यादा। हाँ, सही बात है। जी सर। तो सर फिर मैंने वो छोड़ा, और हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था 12th में। जी। तो वहाँ पे सर चीफ गेस्ट थे, तो वो हमारे यहाँ के सर नारनौल के उपायुक्त मैम थी, तो वो थी। तो सर वहाँ से मेरे को एक मोटिवेशन मिला था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। शायद गरिमा मित्तल। जी 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 सर, गरिमा मित्तल जी सर। हाँ।
तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। और उसके लिए सर मटेरियल तो अवेलेबल होता ही था, घर पे भी मंगा सकते थे और उस चीज़ को मैं घर से कर सकता था। लेकिन फिर सर वो होता है ना कि एक आपदा होती है तो कहीं अवसर भी उसमें अवेलेबल होता है। तो जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, उस समय जब कोरोना भी 2020 में आ रहा था, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो ही गई थी। तो मेरे को उसके बाद पढ़ने में और भी आसानी हुई। और सर वो जो मेरा एक सपना मैं बुन रहा था, ईश्वर ने मेरी मदद की। ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल होने के बाद मैं पढ़ा और प्रॉपर अपनी तैयारी सर तभी से कर रहा हूँ। जी। अच्छा, इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह ली कोई? सर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, फाउंडेशन कोर्स विजन आईएएस का। ओके। जी सर। और हिंदी साहित्य मेरा जो ऑप्शनल रहा था, उसका मैंने दृष्टि से भी किया है। और घर बैठ के किया है? जी सर, घर बैठ के ही किया है। घर बैठ के किया? जी सर। अच्छा, हिंदी से किया ना आपने? हिंदी से पहले आपने एक कवरेज और देखी होगी हमारी, कुछ साल पहले की है वो, 2022-2023 की, जिसमें दिव्या तंवर ने भी हिंदी से ही किया था ये सब। आप जानते हैं दिव्या तंवर को, जो आईपीएस बनी थी? जी सर। निम्बी से। जी जी सर। हाँ, आप उनको जानते हैं। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर हम कर लेते हैं कि जैसे आपने जो पढ़ाई करी, तो वो कितने घंटे की आपकी शिफ्टिंग होती थी? कितने पढ़ते थे आप? कितनी देर के लिए पढ़ाई करते थे? सर मैं रात में अभी ज़्यादा जागने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जी। जैसे सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो 5 और फिर रात को मैं 10 बजे सोता हूँ। तो सर लगभग 10 घंटे तो मैं अपने लिए निकालता था। 10 से 12 घंटे में पढ़ता था सर। और जब वीकेंड होता था तो वहाँ पे अपने लिए थोड़ा समय भी निकालता था। और अपनी हॉबी के अनुसार मैं या तो बुक्स रीडिंग करता हूँ और सर क्रिकेट वगैरह में देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जैसे ये जो आपका अटैम्प्ट था, ये कौन सा अटैम्प्ट था? पहला, दूसरा, या फिर इससे भी ज़्यादा था? सर ये मेरा 5वां प्रयास था जिसमें मैं सफल हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एक बार इंटरव्यू दिया हुआ है। अच्छा, तो पहले जैसे 5 बार आपने जब ट्राई किया, तो प्रीलिम्स की जैसे आपने तैयारी की, मेंस की, फिर इंटरव्यू वगैरह की भी की, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्रीलिम्स में जैसे कई बार क्या होता है कि कोई भी शख्स, मान लीजिए कोई भी नया नवयुवक होगा या नवयुवती होगी, तो वो पहली बार तो प्रीलिम्स ही देता है, तो वो शुरुआत में ही सोच लेते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा। क्या मैसेज है आपका, किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स की? स्पेशल फोकस करें प्रीलिम्स पर। जी सर। सर देखिए, प्रीलिम्स को डाइसी ज़रूर बोला जाता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि सर ये एक परसेप्शन ज़्यादा बन गया है। उचित रणनीति के साथ और अनुशासन में रह के अगर तैयारी की जाती है तो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर कोई भी सर उसके चरण हो, वो क्रैक किए जा सकते हैं। और मैंने भी उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हुए किया है। तो अपने अंदर ये परसेप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम PYQ को पढ़ें, वहाँ से रिपीटेड थीम्स को निकालें और एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बार बार उन चीज़ों का सर रिवीजन करें तो ज़रूर प्रीलिम्स निकलता है सर उससे। बात करें मेंस की, तो मेंस की किस प्रकार से किस तरह की रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए? जी सर। सर जो मेंस की परीक्षा थी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सर कि एक तो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। ओके। सिलेबस को सामने रख करके इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए ही। तो वहाँ से रिपीटेड थीम्स को सर निकालें और उसके लिए एक बार अपना पूरा सिलेबस का रिवीजन जब वो फाउंडेशन करते हैं तो सर होता ही है। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स सर बहुत ज़रूरी हैं। जी। तो वो बनाने चाहिए और डेटा फैक्ट्स एग्जाम्पल्स का अपना सर एक अलग से कॉपी तैयार करके उसमें लिखने चाहिए। और जितना अपनी क्षमता के अनुसार रिवीजन कर सकते हैं। मैंने सर कम से कम एग्ज़ाम से पहले मैं अपना जो रिवीजन साइकिल था उसमें 7 से 8 बार चीज़ों को रिवाइज़ करके जाता था। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे अपनी तरफ से लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी हो सकती है। अच्छा, बात करें अपना इंटरव्यू की, तीसरा जो स्टेप होता है अपने आप में, तो वो किस प्रकार से फेस करें, कैसी उसकी तैयारी रखें, क्या दिमाग में लेके चलना चाहिए? सर जो इंटरव्यू होता है जी। वो आपके व्यक्तित्व का चेकिंग किया जाता है सर उसमें। तो सर मुझे लगता है कि व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनाया जाता है। उसके लिए
बहुत सारे फैक्टर्स सर काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जागरूकता के साथ अगर अपने व्यक्तित्व पे काम करते हैं तो वो हेल्प करता है। और जैसे यूपीएससी का सर एक आता है डेफ, तो डेफ को बहुत अच्छे से तैयार करें, प्लस सर उस समय के जो करंट अफेयर्स होते हैं इंटरव्यू के टाइम के और 2-3 महीने पहले के, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और सर मैं मिरर के सामने सेल्फ प्रैक्टिस भी करता था, और वही सेल्फ प्रैक्टिस मुझे बहुत सर हेल्प करती थी। इसके बाद सर मैंने जो इंटरव्यू के लिए कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन किए थे, इंटरव्यू प्रोग्राम्स, संकल्प का सर उसमें मैंने संतोष तनेजा सर के साथ में बहुत डेप्थ डिस्कशन अच्छे से उन्होंने करवाया मेरे को, तो उन चीज़ों का भी सर बहुत हेल्प होती है। हमें एक जो सही और सटीक रणनीति के साथ जो मार्गदर्शित करें, तो इंटरव्यू में उन चीज़ों का बहुत सर मदद मिलती है हमको, तो वही किया था मैंने। क्या मानते हैं कि जैसे जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कोचिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, फिर जो सेल्फ स्टडी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर देखिए, कोचिंग एक पूरक के तौर पे हो सकती है। मान लीजिए यदि आप सक्षम नहीं हैं तो उसमें फिर आप कोचिंग अगर कर लेंगे तो भी आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन यदि आप अपने अंदर ये मान के चलते कि मैं सक्षम हूँ और फाइनेंशियली भी सक्षम हूँ, और आपको चाहिए कि भाई मेरे को एक बार सिलेबस की समझ के लिए मुझे कोचिंग चाहिए, तो वो ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर, खुद से भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, पीवाईक्यू है उनको अच्छे से देखना चाहिए, सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए, तो सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स पहले भी रहे हैं सर जो सेल्फ स्टडी के द्वारा निकाला है एग्ज़ाम को। जी, आप जब पढ़ते थे तो कुछ बुक्स रही होंगी जिनको आपने काफ़ी प्रेफर किया होगा, किस राइटर की बुक्स थी जिसको आपने ज़्यादा प्रेफर किया? सर ऐसे तो बहुत सारी बुक्स को मैंने रीड आउट किया है, लेकिन सर एक जो मुझे लगता है जो जीवन जिसको मैं एक तरीके से सर जीवन पुस्तिका कह सकता हूँ मार्गदर्शन के लिए, वो सर भगवत गीता रही। अच्छा। मैंने भगवत गीता को सर मुझे संस्कृत तो खैर उतनी अभी भी नहीं आती है, लेकिन मैंने भगवत गीता की जो संस्कृत है और जो उसके सरलार्थ हैं उन व्याख्याओं को पढ़ा है। उसमें सर जीवन के बहुत सारे सूत्र हैं जिनको मैंने अपने जीवन में उतारा, और आज सर ये एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, तो वो उसकी अहम भूमिका है सर पुस्तकों की जीवन में। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका 5वां प्रयास था, तो हम मान के चलते हैं कि पिछले 4 प्रयास तो असफल रहे ही। हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब वो तैयारी करते हैं तो एक आध बार असफल भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद 2 बार असफल हो गए, 3 बार असफल हो गए, तो शायद अब अपने से नहीं हो पाएगा। उनके लिए क्या मैसेज है कि जैसे आपने इस तरह की विषम परिस्थितियों में 5वीं बार में सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सामने डर के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं क्विट करने के लिए, लेकिन यदि कोई सपना हमने देखा है तो उस पे हमें अपना पूरा जी जान लगा करके मेहनत करना चाहिए। और इसके लिए सर जो मैंने अप्रोच अपनाया था वो था सर विकल्प रहित संकल्प। जी। मैं इस तैयारी के दौरान अपने आप को अनुशासित रखते हुए और प्रेरणा स्रोत के रूप में खुद को ही इस्तेमाल करते हुए सर यहाँ तक आया हूँ। और मैं यही कहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड फेथ इन गॉड। क्या तो बात। जी सर। अच्छा, अंतिम एक सवाल ले लेते हैं जो आपके घर परिवार से संबंधित है, आपके दोस्तों से, आपके टीचर से संबंधित है। कैसा सपोर्ट करते थे सर? सर जो मेरा परिवार है उन्होंने मुझे आज तक ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होने दी है कि मैं दिव्यांग हूँ। विशेष तौर पर सर जो मेरी स्टडी की भाई मुझे और पढ़ना चाहिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसमें ताऊ जी का एक योगदान रहा है और माता जी का सर एक अलग योगदान रहा है। वे उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 8 तक पढ़ी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों का उनको पता भी नहीं है। तो उनका ये रहा सर कि उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का जो अंश होता है वो था। वो हमेशा मेरे को यही बोलती थी कि आप पढ़ो और भगवान साथ हैं, मैं साथ हूँ, टूटना नहीं है।
आप संघर्ष करो, कोई बात नहीं है, थोड़ा संघर्ष जीवन में लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूर आप पढ़ाई कीजिए, बस मेहनत ही रंग लाएगी। जी, अभी जैसे आपकी क्या रैंक है? अभी सर मेरी 847 रैंक है। अच्छा, तो अब क्या मतलब जैसे इसमें कैडर मिलेगा और क्या आगे आपकी योजना है, क्या करने वाले हैं आगे, क्या सोचा है? सर अभी मुझे डिटेल में तो नहीं पता है कि क्या सर्विस होगी और क्या कैडर होगा जी। लेकिन सर जो करना है वो यही है कि जो भी उत्तरदायित्व मुझे मिलेगा भारत माता की सेवा के लिए, जी। तो सर मैं वो बिल्कुल करूँगा, अपना पूरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ में सर अपनी सर्विस करूँगा मैं। क्या बात है जी, बहुत मतलब हाइट कम हो बेशक भाई की, लेकिन सोच बड़ी है। इतनी अच्छी सोच के साथ इन्होंने यहाँ पर तैयारी की है और इनके घर परिवार का पूरा सहयोग रहा है यहाँ पर। बड़ा मैंने ध्यानपूर्वक सुना, आपने भी ध्यानपूर्वक सुना होगा कि किस प्रकार की विषम परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी जो गांव खटोटी खुर्द से हैं, खटोटी कला से हैं, नारनौल के नज़दीक ये गांव है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से, और इनकी रैंक आपने बताया 847 इनकी रैंक है और इनका 500 प्रयास था। 4 बार ये असफल भी रहे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने और अपने प्रयास जारी रखे। स्कूलिंग की, कॉलेज की भी हमने बातचीत करी कि कितनी विषम परिस्थितियों में इन्होंने कॉलेज की भी पढ़ाई की, स्कूल की पढ़ाई की, हालांकि सभी संस्थाओं की तरफ से इनको कोऑपरेशन मिला और अब ये माँ भारती की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जैसा भी जो भी महकमा या जो भी कैडर इनको मिलने वाला है उसके लिए ये तैयार हैं। तो ऐसी एक सकारात्मक जो है ना सोच के साथ हम चाहेंगे कि सभी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी तैयारी करें। और इस तरह से जिस घर में हम बैठे हैं एक बिल्कुल आम घर है। यहाँ पर इनके पिता, हमने जब पिछली वीडियो में बात करी तो लोगों का कहना था कि इनके पिता जो हैं आज भी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके मेहनत करके बड़ी मुश्किल से इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन बात ये रही कि उनकी मेहनत और इनकी मेहनत आज रंग ला गई और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया और क्षेत्र में पूरा अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर दिया। तो नीतीश कुमार जी के साथ बैठे बात करते हैं जी। धन्यवाद सर आपका। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ तक सुना। हम चाहेंगे कि ये इंटरव्यू जो है आप तो देखें ही, लेकिन दूसरों को भी दिखाने का प्रयास करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको जो खबरें, इस तरह के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, जो हैं नशे से दूर होकर और इस तरह की जो पढ़ाई करें कि वो आगे जाकर कामयाब हो सकें। बाकी इस तरह की सकारात्मक खबरें, इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।